बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम क्रिस्टोफर मार्लोव के ऊपर एक सेशन करेंगे। तो क्रिस्टोफर मार्लोव जो हैं वो एलिजाबेथन एज के प्ले राइटर हैं और ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं। बिलखुसूस जो ट्रेजेडीज़ लिखी हैं क्रिस्टोफर मार्लोव ने, वो बड़ी कमाल की लिखी हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से भी हमें ज़रूर आगाह रखें। लाइक भी करें हमारे वीडियोस को और जो है उसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है क्रिस्टोफर मार्लोव के ऊपर। तो क्रिस्टोफर मार्लोव जो हैं वो 26 फरवरी 1564 को पैदा हुए थे और 30 मई 1593 को उनकी वफात हुई। ये एक अंग्रेज ड्रामा निगार, शायर और एलिजाबेथ दौर के जो हैं वो राइटर हैं। और जदीद स्कॉलर्स, दौर जदीद के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो है वो मार्लोव को एलिजाबेथ प्ले राइट के यानी सबसे मशहूर गिनती में शुमार किया है। और उनके जो ड्रामा हैं, जिस तरह से टिमरलैंड है, उसकी यानी बहुत सी जो नकल हैं उन पर मबनी उन्हें यानी पुरस्कार मौत से एन कबल ही उन्होंने लंदन में सबसे नुमाया ड्रामा निगार जो है उसे क्रिस्टोफर मार्लोव को समझा 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 गया था। और इसी तरह से कुछ स्कॉलरों का ये भी मानना है कि उसने विलियम शेक्सपियर को बहुत मुतासर किया था और उन्होंने ही विलियम शेक्सपियर जो है उसी साल जो है उन्होंने काम किया था फिर क्रिस्टोफर मार्लोव के साथ। और इसी तरह से बाद में वो एलिजाबेथ के साबिक ड्रामा निगार बन गए। मार्लोव के ड्रामे जो है वो सबसे पहले यानी उन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल जो है वो किया और जो उस दौर का मयार बन गया और उनके ज़ेर असर फिल्मी किरदारों से जो है वो मुमताज़ है। इसी तरह से मार्लोव के अदबी कामों में पाए जाने वाले जो मौज़ूआत हैं, तो मौज़ूआत को हकीकत पसंदना जज्बात के साथ इंसान दोस्त समझा जाता है, जिन्हें कुछ स्कॉलर्स मार्लोव के जो यानी बेसिकली एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म है यानी एंटी दानश्वरियत और उनकी जो है वो एलिजाबेथन के नाजरीन के साथ इंतहाई जिस्मानी तशद्दुद, जुल्म बर्बरियत की नुमाइश के लिए जो है मुसालहत करना मुश्किल महसूस करते हैं या खून रेजी जो है। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के जो है व्यूज़ हैं स्कॉलर्स के मार्लोव के बारे में। इसके अलावा जो है मार्लोव की जो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के वाक़यात कभी कभी यानी इतने ही शदीद होते थे जितने उसके ड्रामों में पाए जाते हैं। 1593 में मार्लोव की मौत की इतलात ख़ास तौर पर उसके दौर में बदनाम थे और अच्छे दस्तावेज़ात की कमी की वजह से आज स्कॉलर्स ने जो है उसको मुख्तलिफ हिसाब से देखा है, जांचा है और कोई हतमी राय जो है वो अभी भी कायम नहीं की जा सकती क्रिस्टोफर मार्लोव की मौत के बारे में। तो मुख्तलिफ किस्म की क्यास आराइयाँ जो हैं वो क्रिस्टोफर मार्लोव की मौत के बारे में हमें मिलती हैं। रिवायती तौर पर ड्रामा निगार की मौत को क्यास आराइयों की एक लंबी फहरिस्त में ठहराया गया है, जिसमें बारूम फाइट कहा जाता है कि बारूम फाइट की वजह से जो है वो उसकी मौत हुई। और इसी तरह से फिर चर्च का बदउनवान जो है, ये भी इसके ऊपर जो है वो एक किस्म की जो है वो तोहमत लगी। फिर हम जिन्स परस्ती की साजिश यानी होमोसेक्सुअलिटी, और साथ में एक और ड्रामा निगार जो है यानी उसका धोखाधड़ी और आला दर्जे से जासूसी। इसी तरह से जो इंग्लैंड की यानी प्राइवी काउंसिल है एलिजाबेथ अव्वल की, उसकी जासूसी के लिए यानी ये भी कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लोव जो हैं वो बेसिकली एक किस्म के यानी डबल स्पाई थे, यानी डबल जासूस थे। तो वो बेसिकली एलिजाबेथ के जासूस तो थे लेकिन एलिजाबेथ की भी जासूसी करते थे। तो ये एक बड़ी जो है वो एक किस्म की जो है वो बड़ी मुस्तनद आरा समझी जाती है कि क्रिस्टोफर मार्लोव जो है उसे खुद जो है वो एलिजाबेथ ने ही मरवाया था या जो उनके कारिंदे थे उन्होंने ही जो है वो क्रिस्टोफर मार्लोव को जो है वो कत्ल कराया, खास तौर पे जो जो प्राइवी काउंसिल है। तो बहरहाल मार्लोव की मौत के बारे में सरकारी सतह पर ये मुहासबा सिर्फ 1925 में ही सामने आया था, लेकिन उसने तमाम स्कॉलर्स को राज़ी करने में कुछ कम ही नहीं किया कि उसने
पूरी कहानी सुनाई और ना ही यानी उसने उसकी सवाना हयात में जो मौजूद गैर हकीकी सूरत हाल है उसको ख़त्म कर पाए। तो ये एक यानी ट्रेजिक और ड्रामेटिक एंड है क्रिस्टोफर मार्लोव की मौत के बारे में, जो कि अभी भी जारी है। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लोव का जो करियर है उसमें जो प्लेज हैं, तो 6 ड्रामे जो हैं वो क्रिस्टोफर मार्लोव ने कुल लिखे हैं। यानी मार्लोव की तसनीफ के लिए या तो तन्हा या दूसरे जो मुसन्निफीन हैं उनके साथ या उनके ताउन से जो है वो मंसूब किए गए हैं। मुख्तलिफ शवाहिद भी इनके बारे में मिलते हैं। तो इन ड्रामों का जो यानी तसनीफ है, तरतीब या तारीख ज़्यादातर नामालूम है और यहाँ किसी तारीख और सबूत के साथ जो है इसको यानी पेश किया जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो बगैर सबूत और बगैर तारीख के जो इनके ड्रामे जो है उन्हें पेश किया जाता है। तो हमारे पास थोड़ी यानी जो मौजूद थोड़ी सी यानी जो एक दस्तयाब मालूमात हैं, तो ख्याल किया जाता है कि जो बेसिकली डेडो था, तो ये मार्लोव का पहला ड्रामा जो है इसे कहा जाता है। जबकि तैमुरलैन जो था वो सबसे पहले 1587 में लंदन में बाकायदा तजारती स्टेज पे जो है उसे जो है यानी कमर्शियल स्टेज पे उसे पेश किया गया। तो ये बहरहाल एक जो है वो मफरूज़े पे की बुनियाद पे जो डेट्स हैं वो दी गई हैं। इसी तरह से मार्लोव की जो सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बहुत सारे अहले इल्म जो है वो ये मानते हैं कि तिमरलिन जो है वो एक अंग्रेज़ी ड्रामा था जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और थॉमस केट के जो उनका एक उनकी जो एक स्पेनिश ट्रेजेडी थी, यानी हिस्पानवी जो अलमिया के साथ आम तौर पे जो एलिजाबेथ थिएटर के पुख्ता मरहले का जो है वो आगाज समझा जाता है। यानी जो मार्लोव का बेसिकली जो तिमरलिन है और साथ में थॉमस किट के जो स्पेनिश ट्रेजेडी जो उन्होंने लिखी, तो कहते हैं कि इन 2 ड्रामों से जो है वो एलिजाबेथन थिएटर की जो है वो शुरुआत हुई इंग्लैंड में। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लोव के जो यानी बड़े मशहूर काम हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि डेडो जो कहा जाता है इसका पहला ड्रामा है। ये मलका कैथारिज जो है उसके बारे में लिखा गया, यानी क्वीन कैथारिज, और मुमकिन तौर पर थॉमस यानी नशे के साथ ये एक मुश्तरका तहरीर है। और इसी तरह से फिर जो तिमरलिन है उसका यानी हिस्सा अव्वल पार्ट 1 जो है 1587 में, फिर इसी तरह से जो इसका दूसरा हिस्सा है वो 1587 और 88, या कहा जाता है कि ये प्रिंट हुआ 1590 में। इसी तरह से ज्यू ऑफ माल्टा, द ज्यू ऑफ माल्टा, जो कहा जाता है कि 1599 90 के बीच में लिखा गया और ये प्रिंट हुआ 1663 में। इसी तरह से फिर डॉक्टर फास्टस है, ये भी बड़ी मशहूर ट्रेजेडी है क्रिस्टोफर मार्लोव की, तो ये भी करीबन इन्हीं जो है वो यानी तकरीबन सालों में लिखी गई है। इसी तरह से एडवर्ड टू और दी मसाकरे एट पेरिस, तो ये जो हैं ये यानी बड़ी मशहूर ट्रेजेडीज़ हैं जो कि लिखी थी क्रिस्टोफर मार्लोव ने। और ये भी कहा जाता है कि मार्लोव को जो यानी अबूर था या जो ग्रिप थी बिलखुसूस ट्रेजेडी लिखने में, वो शायद शेक्सपियर को भी नहीं थी। और ख़ास तौर पे मास्टर कहा जाता है क्रिस्टोफर मार्लोव को ब्लैंक वर्स के यूज़ में। ये कहा जाता है कि बड़ा अबूर था मार्लोव को बिलखुसूस ब्लैंक वर्स के यूज़ के लिहाज से। तो यानी ड्रामे के जो डोमिनियन है, तो ड्रामे को 1657 में उसके इब्तदाई अशात के बाद मार्लोव से मंसूब किया गया था। ये जो मसाकरेट पेरिस्ट है यानी द प्ले लस डोमिनियन जो है। तो हालांकि जो उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं, स्कॉलर्स और क्रिटिक्स हैं और जो नाकदीन ने इस वाबस्तगी को तकरीबन मुत्तफ़िका तौर पे मुस्तरद कर दिया है। तो उसने यानी ये कहा जाता है कि आर्डन ऑफ फेवरशम जो है तो को भी तहरीरी या शरीक तहरीर जो है किया गया, यानी ये मुख्तलिफ क्रिटिक्स की आरा है और वो ये समझते हैं। इसके अलावा मार्लोव ने थोड़ा बहुत काम किया था पोइट्री में और उन्होंने कुछ ट्रांसलेशंस में भी जो है वो अपना हिस्सा डाला था। तो इसमें जो है जो उसकी शायरी और पोइट्री है यानी अशात जो है और मार्लोव को पेश करदा अशार और तर्जुमों के जवाबात बुनियादी तौर पर बाद अज़ मर्ग पैदा हुए, जिनमें शामिल हैं एमोरस, ये एक किताब है, पहली यानी किताब है जो कि बुनियादी तौर पर लैटिन में थी, यानी एलेजिक कपल्स, जिसको लिखा था ओविड ने और फिर इनकी ट्रांसलेशंस की थी क्रिस्टोफर मार्लोव ने।
اور پھر ان کی کاپیاں جو ہیں وہ جلا دی گئی تھی، کیونکہ یہ تھوڑا اوفینسو ورڈ تھا جو ٹرانسلیٹ ہوا تھا، مارلو نے کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے دی پیشنٹ شیفرڈ ٹو ہز لو، یہ بھی مارلو نے جو ہے وہ یعنی اس کی ایک بڑی مشہور ایک لیرک پوئٹری ہے جو انہوں نے لکھی تھی۔ تو یہ یعنی اس وقت ایک مشہور گیت ہے جو 1587 اور 88 میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ پھر ہیرو اینڈ لینڈر جو ہے، یہ بھی ان کی جو ہے وہ ایک قسم کی بڑی یعنی مشہور کام تھا مارلو کا۔ تو یہ نامکمل ہے، اور جارج چیپمن جو ہے اس نے پھر اس کو جو ہے وہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ شاید مکمل بھی کیا، اور اس کو جو ہے وہ پرنٹ بھی کرایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ فارسیلیا ہے، یہ ایک کتاب ہے جو لیکن کا ترجمہ ہے۔ تو یہ مارلو کی کتاب جو ہے، جو مارلو نے اس کا ترجمہ کیا تھا 1593 میں، لیکن اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی 1600 میں۔ اس کے علاوہ جو یعنی جو مارلو کے اوپر جو ایک کنٹمپرری ریسیپشن ہے، یعنی جو ہم اثر جو استقبال ہے، تو مارلو کے ڈرامے بہت کامیاب ہوئے۔ ممکنہ طور پر اس کے مرکزی اداکار جو ہیں ایڈورڈ ایلن جو ہیں کی اسٹیج پر جو ہے مسلط ہونے کی وجہ سے، تو ایلن اس وقت کے لیے یعنی غیر معمولی طور پر لمبا تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ تیمرلین یا فاسٹس اور اسی طرح سے جو یعنی بارباس جو ہیں، یہ شاید اس کے لیے جو ہے وہ لکھے گئے تھے، یہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مارلو کے ڈرامے جو ہیں وہ جو اس کے پورے ڈرامے ہیں، تو یہ یعنی 1590 میں ایلن کی کمپنی یعنی ایڈمرل جو مینس کے یعنی ذخیرے کی بنیاد تھے، تو مارلو کے ایک شعری ترجمے کو بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے 1599 میں جو یعنی آرلو بشپ وائٹ گفٹ کے جارحانہ مواد پر کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر مارلو کے جو ہیں وہ ایڈورڈ کے ترجمے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور کاپیاں جو ہیں وہ عوامی طور پر جو ہیں وہ جلا دی گئی تھیں۔ تو یہ یعنی کنٹمپرری ریسیپشن تھی جو مارلو کو ملی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ کرسٹوفر مارلو کو وکٹورین ایج میں اور اس کے بعد پھر ماڈرن ایج میں کافی سراہا گیا، اور اس کی ٹریجڈیز جو ہیں پھر ان کو جو ہے وہ اس لیول تک دیکھا گیا، جانچا گیا، اور یہ اب عام طور پہ یعنی مانا جاتا ہے کہ مارلو جو ہیں وہ یعنی ماسٹر تھے بالخصوص ٹریجڈیز لکھنے میں، اور جو اس نے بلینک ورس یوز کی ہے اپنی ٹریجڈیز میں، تو وہ یعنی ایک بڑا ہی کمال کا ایک آرٹ ورک تھا مارلو کی طرف سے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن کرسٹوفر مارلو کے اوپر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کافی انٹرسٹنگ انفارمیشنز ملی ہوں گی جو آپ کو کافی کام آئیں گی آگے مارلو کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ میں آپ اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ رکھیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ تو اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت۔ So see you till the next session. It's goodbye. Have a nice day.